नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। तो जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो नदी है इसका मुख्य रूप से उद्गम देवास जिले के बागली तहसील से हुआ है। तो आप सबसे पहले उसकी स्थिति समझ लें। ये एमपी है। तो यहाँ पे जो देवास जिला है, यहाँ से बागली तहसील। तो सबसे पहले इसका उद्गम क्या है? उद्गम किस जिले से? देवास। बागली तहसील। ओके। फिर बात करते हैं कि जो इसका उद्गम है वो देवास जिले के बागली तहसील से हुआ है। फिर इसके बाद इसका जो मुहाना है वो मुहाना कहाँ बनता है? तो चंबल नदी में नौनीरा राजस्थान नामक स्थान पर। आप देखेंगे ये यहाँ से राजस्थान में जाती है। तो यहाँ से चंबल नदी में किस स्थान पर इसका जो मुहाना है कहाँ है? मुहाना नौनीरा कहाँ? राजस्थान। और मुख्य रूप से कहाँ किस में मिल जाती है? चंबल में। ओके। फिर इसके बारे में हम इसकी जो लंबाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 150 किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है? 150 किलोमीटर। फिर बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में, उसके अबाह क्षेत्र की। तो जो काली सिंध नदी का अबाह क्षेत्र है मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों में से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले देवास, फिर राजगढ़, नरसिंहगढ़ और शाजापुर। राजगढ़, राजगढ़, नरसिंहगढ़, शाजापुर आदि। आप देखेंगे इतने जो क्षेत्र हैं ये काली सिंध नदी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी जो मुख्य सहायक नदियां वो हैं परवन, नीवज और आहू। कौन कौन सी सहायक नदियां? कौन कौन सी हैं? परवन, नीवज और नाहू। ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? काली सिंध नदी की। फिर इसके तटीय शहर के बारे में बात करते हैं। तो जो सोनकच्छ है वो इसके ही तट पर बसा हुआ है। तटीय शहर क्या है? सोनकच्छ। ओके। तो इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना ही याद रखना, इसका उद्गम देवास बागली तहसील, मुहाना इसका नौनेरा राजस्थान चंबल नदी में जाके मिल जाती है क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है। ओके। फिर इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर। इसका आबाद क्षेत्र राजगढ़, नरसिंहगढ़ और शाजापुर जिले में, और देवास तो है ही इसमें। फिर इसकी सहायक नदियां परवन, नीवज और नाहू, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसके जो तटीय शहर हैं वो मुख्य रूप से एक ही है, सोनकच्छ। ये इसका तटीय शहर है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद दूसरी नदी कौन सी? पार्वती नदी। तो उसके बारे में बात करते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं। ये कौन सी नदी है? काली सिंध। तो जो पार्वती नदी है उसका उद्गम हुआ है सीहोर जिले से। तो सीहोर यहाँ पे है। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ये गुना से राजस्थान से होते हुए चंबल में मिल जाती है। तो जो जो पार्वती नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम सीहोर जिले में विंध्य कगार से हुआ है। विंध्य कगार से इसका जो है उद्गम हुआ है। और किस जिले से? मुख्य रूप से सीहोर जिले से। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ?
यह नदी गुना व चचौड़ा तहसीलों से गुजरती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब गुना व चचौड़ा जिलों से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है, इनका मुहाना वही बनता है। इसका उद्गम कहाँ? सीहोर में। फिर इसका मुहाना कहाँ? चचौड़ा व गुना। किसमें मिल जाती है ये? चंबल में। ओके। फिर बात करते हैं इसके अबाह क्षेत्र के बारे में। तो जो पार्वती नदी है उसका अबाह क्षेत्र क्या क्या है? राजगढ़, गुना, राजस्थान। ये जो 3 जिले आपको देखने के लिए मिलेंगे तो ये मुख्य रूप से इसका अबाह क्षेत्र है। तो राजगढ़ क्या अबाह, राजगढ़, सीहोर और गुना, ये इसके अबाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? कितनी हमें इसकी लंबाई देखने के लिए मिल सकती है? तो इसकी जो लंबाई है वो 471 किलोमीटर है। कितनी? 471 किलोमीटर। 471 किलोमीटर। ओके। तो फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य रूप से छोटी छोटी हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा। अंधेरी, बरनी और बिलास। कौन कौन सी सहायक नदियां? अंधेरी, बरनी व बिलास। ओके, ये इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसके तटीय शहर, आप जाने कि इसकी तटीय शहर कौन कौन से हैं। तो इसके जो तटीय शहर हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? इसमें आएगा आष्टा, शाजापुर और राजगढ़। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, आष्टा, राजगढ़, शाजापुर। ओके, ये क्षेत्र हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इसका नाम दे दें, कौन सी नदी है? पार्वती नदी। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है आपको। इसका उद्गम, इसका मुहाना, इसके तटीय शहर, इसकी लंबाई और इसकी सहायक नदियां, और फिर तटीय शहर इसके क्या कौन कौन से हैं। फिर अब हम बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में? पार्वती के बाद शिवना नदी। तो शिवना नदी का जो नाम है वो उसकी एक मुख्य विशेषता है, हम आपको बताते हैं वो क्या है। तो आप देखें कि जो शिवना नदी है उसका नाम शिवना क्यों पड़ा? शिवना जो नदी है, शिवना जो नदी है उसका नाम शिवना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके तट पर शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसी कारण से जो वो नदी है उसका नाम शिवना पड़ गया। फिर इसका जो मुहाना है ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है, मतलब ये चंबल की सहायक नदी है। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? राजस्थान से। और राजस्थान के किस जिले से? तो चित्तौड़गढ़ जिले से। किससे? चित्तौड़गढ़ जिले से हमें इसका उद्गम देखने के लिए मिला है। तो किस नदी की हम बात कर रहे हैं? ये मुख्य रूप से ये है राजस्थान, और राजस्थान की यहाँ से ये आपको देखने के लिए मिल सकती है शिवना नदी। इसका उद्गम राजस्थान कहाँ से? चित्तौड़गढ़। ओके। फिर इसका मुहाना वही है कि ये जाके चंबल नदी में मिल जाती, क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें याद रखना नहीं है, लेकिन इसका जो है मोटा मोटा समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके मुहाने की। तो ये जो मंदसौर है जिला, उसमें जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके आबाद क्षेत्र की। तो इसका जो आबाद क्षेत्र है, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरे नंबर पे है मंदसौर। तो ये जो है ये इसकी आबाद क्षेत्र हैं। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो रेतम, सोमाली और गीड, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। फिर इसके तटीय शहर कौन कौन से हैं? केवल मंदसौर ही इसका तटीय शहर है। फिर इसमें विशेष बात क्या है वो समझें।
इस नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ का तापेश्वर मंदिर एवं अष्टमुखी मंदिर स्थित है, जो शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र है। मतलब भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जाते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मतलब ये मतलब कह सकते हैं हम कि ये एक आस्था का केंद्र है। तो किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे। इसका जो मुहाना है कहाँ है? मंदसौर में। इसकी लंबाई की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है, लेकिन इसकी एक विशेष बात यही है। तो आप यहाँ साइड में लिख लें अब्बाह क्षेत्र में इसके अंतर्गत मंदसौर। फिर इसकी विशेष बात क्या है? मंदसौर जिले में भगवान शिव का मंदिर पशुपतिनाथ। भगवान शिव का मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पशुपतिनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है, जो कि एक आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। तो सिंध नदी के बारे में समझते हैं। कौन सी नदी? सिंध नदी। ओके, तो सिंध जो नदी है इसका मुख्य रूप से उद्गम कहाँ से हुआ है? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से। कहाँ से? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से हमें इसका जो है उद्गम देखने को मिला है। फिर इसका जो मुहाना है कहाँ है? उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम है कहाँ से? विदिशा जिला और कहाँ से? सिरोंज तहसील, सिरोंज। मुहाना उत्तर प्रदेश के कहाँ? इटावा। किस में मिलती है? यमुना में, सिंध नदी। ओके, फिर हम इसके बाद इसकी अब्बाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो अब्बाह क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया और भिंड। कौन कौन सा? गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड। ये प्रमुख जिले आपको इसके अब्बाह क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। फिर इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंध नदी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है मुख्य रूप से? तो उसकी जो लंबाई है वो 461 किलोमीटर है। कितनी? 461 किलोमीटर। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पाहुज, कुंवारी, नन, कुंद, माहुर। सहायक नदियां पाहुज, नन, कुंवारी आदि, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसकी लंबाई कितनी बताई हमने आपको? 461 किलोमीटर। और इसके तटीय शहर में मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शिवपुरी। शिवपुरी जो ये क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से इसके तटीय शहर में आता है। और शिवपुरी में एक और चीज समझें, विशेष बात क्या है इस नदी की? तो जो ये सिंध नदी है, शिवपुरी में आप देखेंगे शिवपुरी जो जिला है वहाँ आपको कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने के लिए मिलेगा। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के समीप से या कूनो राष्ट्रीय उद्यान से ही ये जो नदी है सिंध नदी, ये इसी उद्यान से गुजरती है। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। कौन सा? कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? पालपुर। ओके, ये इसकी खास विशेष बात है। और अब समझ लेते हैं हम इसकी मैप के जरिए। तो विदिशा के सिरोंज जिले सिरोंज तहसील से इसका उद्गम हुआ है। किस नदी का? सिंध नदी का। तो आप देखें यहाँ से प्रमुख रूप से गुना से होते हुए, शिवपुरी से होते हुए ये जाके उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? सिंध। तो अब समझते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में।
सिंध नदी जो है इसका उद्गम विदिशा जिले के सिरौंज तहसील में हुआ है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश इटावा यमुना में है। इसका जो आबाद क्षेत्र है गुना, अशोकनगर, दतिया और भिंड है। इसकी जो लंबाई है 461 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है। फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सहायक नदियां आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो पाहोज, नन, कुंवारी आदि जो है सहायक नदियां हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि शिवपुरी जो जिला है वो किसका, मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के? सिंध नदी के तटीय शहर है। फिर विशेष बात इसमें यही है, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। फिर क्यों है? क्योंकि ये जो कूनू राष्ट्रीय उद्यान है पालपुर में, मतलब शिवपुरी में, तो उसी के पास से, उसी के समीप से ये जो नदी है सिंध नदी, ये गुजरती है। तो ये इसकी एक खासियत है, या हम कहें विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज के क्लास में काली सिंध नदी, पार्वती नदी, शिवना नदी और सिंध नदी के बारे में डिटेल से समझा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।